द लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स, यानी हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स कहते किसको है? व्हाट इज द बेसिस ऑन विच वी डिफाइन समथिंग एज नॉन लिविंग एंड समथिंग एज लिविंग? वो कौन सी बातें होती हैं जिसके बेसिस पर हम किसी चीज को लिविंग कहते हैं या नॉन लिविंग कहते हैं, और कौन सी चीजें एक लिविंग बीइंग में होना ही चाहिए? तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि व्हाट इज लिविंग थिंग? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। इसके जवाब को पाने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, 5 फीचर्स को पढ़ेंगे और उनको अप्लाई कर देंगे किसी भी चीज पर। अगर उस चीज में ये 5 चीजें पाई जाएंगी तो हम कह देंगे कि वो लिविंग है, अगर नहीं पाया जाएगा तो कहेंगे नॉन लिविंग है। वो 5 चीजें हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। इनमें जो लास्ट के 3 फीचर्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, इन तीनों को हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। और जो पहले 2 फीचर्स हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इनको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते। अब ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के पाए जाने में एक्सेप्शन होता है और बाकी 3 के पाए जाने में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, इसीलिए हम उनको डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। अब हम एक्सेप्शन किस रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, इसे समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेटाबॉलिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है तो वो बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा और इस बात में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। और अगर मेटाबॉलिज्म किसी नॉन लिविंग में नहीं पाया जा रहा है तो वो किसी दूसरे नॉन लिविंग में भी नहीं पाया जाएगा और इस बात में भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। आसान शब्दों में, ना ही लिविंग में एक्सेप्शन होना चाहिए और ना ही नॉन लिविंग में एक्सेप्शन होना चाहिए, तभी हम उसको डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्स में आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या चुनने को कहा है, फीचर या डिफाइनिंग फीचर। अगर फीचर पूछेगा तो 5 आंसर चला जाएगा और अगर डिफाइनिंग फीचर पूछेगा तो आखिरी का 3 ही आंसर जाएगा। अब इन फीचर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले फीचर की तरफ, ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन ग्रोथ कहते किसको हैं? ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, और इसी को हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इंक्रीज इन मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ समझा जाता है फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इंक्रीज इन नंबर को एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ समझा जाता है फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो जनरली मुनरा और प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ सवाल उठता है कि आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए इंक्रीज इन मास को एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? तो इसका जवाब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन मास नेग्लिजिबल होता है और इसीलिए हम इंक्रीज इन नंबर कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन होगा, उनका नंबर बढ़ेगा, तभी उनमें ग्रोथ होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, और उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियसली नहीं होता, बल्कि अलग अलग वक्त पर होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी एक साथ नहीं होता। ठीक है, अब क्योंकि इंक्रीज इन बॉडी मास को हम लोग ग्रोथ समझते हैं, इट इज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ,
तो मास तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का भी बढ़ता है। एग्जाम्पल, माउंटेन्स, बोल्डर्स, जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है, उनका भी मास इंक्रीज करता है। जैसे अगर प्रेसिपिटेशन हो गया, रेनफॉल हो गया या स्नोफॉल हो गया, तो उन पे पानी जमा हो जाएगा माउंटेन्स पे, या बर्फ जमा हो जाएगा, जिससे उनका मास इंक्रीज हो जाएगा। ये जो नॉन लिविंग में इंक्रीमेंट इन मास हुआ है, तो क्या आप इसे ग्रोथ कह देंगे? और क्या ये असली का ग्रोथ है? तो इसका जवाब है कि हाँ, ये ग्रोथ है, क्योंकि इसमें मास इंक्रीज हुआ है और मास का इंक्रीज होना ही ग्रोथ है। लेकिन ये असली वाला ग्रोथ नहीं है, इसे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। बाहर से ग्रोथ हुआ है, इसीलिए इसको हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। असली वाला ग्रोथ होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब अगर सवाल पूछा जाएगा कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, तो आप जवाब देंगे नहीं, क्योंकि आपने देखा एक्सेप्शन आ गया था। फिर पूछा जाएगा कि क्या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, तो आप जवाब देंगे नहीं, क्योंकि ये असली ग्रोथ नहीं है, ये तो मजाक है, इसीलिए। फिर पूछा जाएगा कि क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, तो आप जवाब देंगे हाँ, इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर होता है, लेकिन ग्रोथ या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड फीचर के तरफ, रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी में एक ये ऐसा टर्म है जिसको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। ये भी ग्रोथ के तरह डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शन होता है, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन एग्जिबिट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर हनी बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इसीलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अच्छा, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं था? क्योंकि नॉन लिविंग भी खेल दिखा दे रहे थे। और यहां रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहां कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म खेल नहीं दिखा पाए, इसीलिए। अनदर फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स आर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजी में हम सेलुलर लेवल के नीचे किसी भी चीज को लिविंग थिंग नहीं मानते। जैसे वायरस है, तो वायरस इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो सेलुलर लेवल या उसके ऊपर वाले ऑर्गेनाइजेशन लेवल को ही हम लिविंग कहेंगे, जो कि सेल्स से बना होगा। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये लिविंग थिंग्स का फीचर होता है और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं पाया जाता। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। चौथा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते किसे हैं? मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी। उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कोई भी नॉन लिविंग थिंग ना मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करता है, और इसीलिए मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। पर इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम बॉडी के बाहर लैब में इन विट्रो कंडीशन में करवा सकते हैं, पर ये रिएक्शंस को हम लिविंग नहीं कहेंगे और ना ही नॉन लिविंग कहेंगे। दीज रिएक्शंस आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। लेकिन फिर एनसीईआरटी ने आगे लिख दिया कि दीज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो रिएक्शन आप बाहर करवा रहे हैं बॉडी के, ये लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन लिविंग रिएक्शन है। अब भाई रिएक्शन तो एक प्रोसेस है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना, ये प्रोसेस को हम लोग रिएक्शन कह रहे हैं। तो वो रिएक्शन लिविंग है, लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि रिएक्शन कोई चीज नहीं है, रिएक्शन एक प्रोसेस है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट लिविंग थिंग्स। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट फीचर पर, कॉन्शियसनेस। Consciousness is the most obvious and technically complicated feature of all living organism. तो एक तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर कौन है?
तो आप जवाब देंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होता है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। और ये स्टिमुलाई कुछ भी हो सकते हैं, इट कुड बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल और बायोलॉजिकल। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सभी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूनिसेलुलर हो, या यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो, या मल्टीसेलुलर हो, सभी रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ तक कि प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है। प्लांट रिस्पॉन्ड करता है टुवार्ड्स लाइट, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के अवेयर हैं, इसीलिए ये डिफाइनिंग फीचर है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक कदम आगे बढ़कर सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करी है। सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है खुद के प्रति कॉन्शियस होना, और कॉन्शियसनेस होता है इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस होना। जैसे एक शेर को पता है कि बगल में दूसरा शेर है, तो ये उसका कॉन्शियसनेस हुआ। और अगर आप शेर को आईना दिखाओगे तो वो क्या समझेगा? क्या वो खुद को पहचान लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो समझेगा कि दूसरा शेर है। जैसा कि आपने कहानी सुना होगा कि खरगोश जो है सो शेर को ले जाता है और कहता है कि जंगल में एक नया शेर आ गया है, आपको ऐसा वैसा कह रहा है। वो कहता है कहाँ है, मिलाओ हमको। तो वो ले जाता है उसको कुआं में। कुआं में जब पानी में देखता है अपना इमेज को, तो वो समझता है कि दूसरा शेर है। वो ये नहीं समझ पाता है कि वो खुद ही है वो, क्योंकि उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही होता है। आगे एनसीईआरटी कहती है कि समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। कभी कभी लिविंग स्टेट को डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल दिया है कोमा पेशेंट, जिनके वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट और लंग्स सपोर्टेड होते हैं मशीन के द्वारा, और ऐसे पेशेंट्स ब्रेन डेड होते हैं। तो क्या ये पेशेंट लिविंग है? और कौन सा लिविंग फीचर इसमें नहीं है? तो इसका जवाब है कि हाँ, ये पेशेंट लिविंग है, और ऐसे पेशेंट में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता, बाकी सभी फीचर्स होते हैं। जो 5 फीचर मैंने बताए, 5 होता, बस सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। जैसे 3 इडियट मूवी में राजू रस्तोगी कोमा में चला गया था, तो रैंचो जब उससे मिलने आता था और कुछ कहता था, तो वो सब चीज देखता था, सुनता था, समझता था, यानी उसके पास कॉन्शियसनेस है, वो इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस है। लेकिन उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं था, क्योंकि वो कोमा में है। तो कोमा में गए हुए राजू रस्तोगी को आप क्या कहोगे, लिविंग या डेड? मुझे लगता है शायद इसका जवाब मिल गया होगा आपको। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ऊपर के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो प्रॉपर्टी मौजूद है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में मौजूद नहीं है, बल्कि वो प्रॉपर्टी पैदा हुआ है ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एग्जाम्पल, टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो प्रॉपर्टी अराइज हुई है ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन देयर सेल्स। उसी तरीके से सेल की जो प्रॉपर्टी है लिविंग होना, ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स और सेल ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो लिविंग प्रॉपर्टी अराइज हुई है ड्यू टू द इंटरैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स एंड द सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम लोग समझ गए कि व्हाट इज लिविंग। इससे रिलेटेड हमने एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी देख लिए। अब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म।